आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में प्रसिद्ध पंक्तियां कहते हैं। देखिए क्या है, अगर ये पंक्तियां हमें याद हो जाती है तो फिर जो है वो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को ये पंक्तियां तो याद होनी ही चाहिए, और ये याद हो जाती है तो फिर परीक्षा में कैसा ही प्रश्न आए हम जो है वो अपने प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करेंगे। और अभी आपने देखा था कि कॉलेज व्याख्याता में आपको इस कथन से संबंधित एक प्रश्न मिला भी है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यानी कि जहाँ का साहित्य हम पढ़ रहे हैं उस देश की जनता की चित्तवृत्ति कैसी है, उसके हृदय में कौन सी वृत्तियाँ उस समय उत्पन्न हो रही थी, वहाँ का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसी हृदय की वृत्तियाँ होगी, मनुष्य की जैसी चित्तवृत्तियाँ होगी, वैसा ही वहाँ पर साहित्य जो है वो लिखित होता है, तो संचित प्रतिबिंब हो गया। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आचार्य शुक्ल जी। अगर वीर गाथा काल में जहाँ युद्धों की भरमार थी, भक्ति काल में जहाँ भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, और रीति काल में आकर श्रृंगारिकता हावी हो गई, और आधुनिक काल में आकर नए नए विषयों पर जो है वो काव्य लिखा गया और राष्ट्रीयता की भावना सर्वोपरि हो गई, तो उनकी जो पंक्ति है वो यहाँ पर बिल्कुल चरितार्थ होती है, सटीक बैठती है कि चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे मनुष्य की चित्तवृत्ति बदलती जाएगी वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप भी बदलता चला जाएगा। फिर देखिए, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। और ये कोटेशन देने वाले हैं हमारे आचार्य शुक्ल, जिन्हें हिंदी साहित्य का पुरोधा कहा जाता है, जिन्हें हिंदी साहित्य के हस्ताक्षर के रूप में हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। अभी मैं इन पर चर्चा नहीं करूंगी, केवल अभी हमने जो है इनके कथन पर बात की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मुझे आशा है कि ये कथन आपको स्मरण है, क्योंकि इस कथन से संबंधित कई प्रश्न आपको परीक्षा में मिलते हैं, और साहित्य के विद्यार्थी होने के कारण हमें ऐसे नाम चिन्ह हस्ताक्षरों की कुछ कोटेशन तो याद करने ही होंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार आप देखते हैं कि कोटेशन आती है और लेखकों के नाम आते हैं, इतिहासकारों के नाम आते हैं, और हमें फिर जो है वहां पर टिक करना है, जो हमें याद है उसको हम सही उत्तर को लगाएंगे ही। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, दूसरे पुरोधा के रूप में, दूसरे हिंदी साहित्य के हस्ताक्षर के रूप में हमारे सामने है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो द्विवेदी जी क्या कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में? तो देखिए, साहित्य की प्रगति, परंपरा, निरंतरता और विकास को पहचानना ही साहित्य के इतिहास का प्रयोजन है। साहित्य का इतिहास क्यों लिखा जाता है? ताकि हम क्या करें, साहित्य की प्रगति, साहित्य की परंपरा क्या रही, साहित्य की निरंतरता और साहित्य के विकास को पहचानना ही साहित्य इतिहास का प्रयोजन है। उस युग में साहित्य को लेकर, मनोवृत्ति को लेकर, किस विशेषता को लेकर साहित्य लिखा गया, कौन सी मनोवृत्ति हावी रही, इन सबको जानना ही या इन सबको दर्शाना ही साहित्य का प्रयोजन होता है। कौन से साहित्य का? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनका कोटेशन भी जो है वो हमें याद होना चाहिए, स्मरण रखनी है हमें। कुछ कोटेशन तो जो है, कुछ क्या, मैं तो कहूँ कि बहुत कुछ कोटेशन हमें याद करने होंगे अपनी परीक्षाओं के लिए। साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं, वह काल स्रोत में बहे आते हुए जीवंत समाज की विकास कथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राण धारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं, वे ही मुख्य नहीं हैं। मुख्य है वह प्राण धारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्र पाते हैं। बिल्कुल सही है कि साहित्य में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्र पाते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही। कोटेशन बहुत लंबा है, लेकिन हम जो है 2-3 बार जब इसे पढ़ेंगे तो फिर जो है ये कोटेशन भी हमें याद हो जाएगी, और बहुत ही सोच समझ कर एक अच्छे समालोचक की तरह ये अपना जो है दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं द्विवेदी जी। और इस तरह से इन्होंने जीवन समाज के विकास की कथा को भी हिंदी साहित्य का इतिहास कहा है। मुख्य प्राणधारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। तो जनता की संचित चित्तवृत्ति का जो प्रतिबिंब है साहित्य का इतिहास, वो तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। और इस तरह का अगर कोई कोटेशन आता है तो फिर जो है इसको देने वाले हैं हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कुछ पद्धतियां भी होती है। किन पद्धतियों को लेकर हिंदी
साहित्य का इतिहास लिखा जाता है, या हमारे जितने भी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने कौन कौन सी पद्धतियों को लेकर जो है वो इतिहास लेखन का कार्य किया है। तो ये पद्धतियां आपके सामने हैं। देखिए, सबसे पहली जो पद्धति है वो वर्णानुक्रम है, यानी कि अल्फाबेट के हिसाब से या फिर हम कहें कि वर्ण के हिसाब से जो है वो क्या किया जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। वर्ण के हिसाब से अगर केशव हैं, कबीर हैं, तो वो क्या करेंगे, वर्ण के हिसाब से वे दोनों ही कवियों का परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय एक साथ आएगा। अगर इस तरह की पद्धति को अपना कर कोई कवि जो है, कोई लेखक जो है अपना इतिहास प्रस्तुत करता है, तो क्या हो जाएगा, वो वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण कर रहा है। समझ में आ गई? यानी कि कवियों के अल्फाबेटिकल या फिर वर्ण के अनुसार जो है किसी ने इसको आधार बनाकर अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो पद्धति हुई वर्णानुक्रम। लेकिन ऐसी पद्धति जो है, मैं तो सामान्य सी चर्चा कर रही हूँ अभी हम देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, इस तरह की पद्धति को लेकर लिखा गया जो साहित्य का इतिहास होता है वो केवल जो है हमारे लिए इतिवृत्त संग्रह को लेकर आता है या फिर एक कोश को लेकर आता है। संपूर्ण जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि कबीर और केशव का अध्ययन एक साथ करने से जो है वो कितनी विचित्रता हो जाएगी कि कबीर को तो हम निर्गुणवादी के रूप में पढ़ते हैं और कहाँ केशव को हमने रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में जाना है। तो इस तरह से अभी केवल सामान्य चर्चा, और अभी इस पर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं तो देखिए फिर हम काल क्रमानुसार हो गई। अब काल क्रमानुसार कैसे हो गई है? देखिए, काल क्रमानुसार के अनुसार है कि भाई कवि का जन्म किस सन में हुआ, किस ईस्वी में हुआ, किस विक्रम संवत में हुआ, उसके अनुसार जो है जन्म की तिथि के ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जब इतिहास लिखा जाता है तो वो कहलाती है कालानुक्रम पद्धति कहलाती है। लेकिन ये भी मुख्य रूप से जो है वो कवियों की स्थिति का, उनके साहित्य का हमें केवल परिचय प्रस्तुत करती है, तो इसे भी हम बड़ा व्रत संग्रह कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विधेयवादी पद्धति। अब जो विधेयवादी पद्धति है ये क्या है, वैसे पहले चर्चा कर लेती हूँ कि विधेयवादी पद्धति जो है वो सबसे बढ़िया पद्धति है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की। लेकिन क्या है ये पद्धति, अभी आपके सामने जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। 3 इसमें मुख्य तत्व आएंगे, उन तीनों मुख्य तत्वों पर अभी हम चर्चा करेंगे। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।